तो स्टूडेंट अपन पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स पढ़ लिया था। इससे पहले जनरल प्रोसीजर वगैरह बहुत सारी चीजें हमने मशीन डिजाइन में पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका फर्स्ट चैप्टर का वर्किंग स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी और सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस क्या होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस प्रकार से की जाती है। तो इससे पहले आपने सेकेंडरी ईयर में जैसे आपने 201 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में आपने पढ़ा कि स्ट्रेस क्या होती है और विभिन्न प्रकार की स्ट्रेस हैं। तो उसी के आगे की चीज है कि वर्किंग स्ट्रेस। ओके, तो वर्किंग स्ट्रेस क्या होती है, जैसे यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व दिया गया है डायग्राम। इस कर्व में स्ट्रेस आपके इस तरफ है, ये आपकी स्ट्रेस हो गई और इस साइड में आपकी स्ट्रेन हो गई। नीचे है आपका ब्रिटल मटेरियल्स, यह है डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। सभी को आवाज आ रही है? डक्टाइल यस मटेरियल्स सर। के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व भी दिया हुआ है, दोनों का कर्व अलग अलग दिया हुआ है, दोनों का कर्व अलग अलग दिया हुआ है। जो यहाँ कर्व दिया हुआ है यहाँ जो कर्व दिया है इसमें आप देखोगे कि जो ब्रिटल मटेरियल्स है उसका बिहेवियर अलग है और डक्टाइल मटेरियल्स का बिहेवियर अलग है। बिहेवियर का मतलब जब उसके ऊपर हम कोई लोड अप्लाई करते हैं, किसी भी प्रकार का लोड हम अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार का कर्व जनरेट होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, ब्रिटल मटेरियल्स के लिए और डक्टाइल मटेरियल्स के लिए इस तरह का होता है। एक बार इस कर्व को मैं आप समझाता हूं। डक्टाइल मटेरियल्स का कर्व हम देखें तो देखो, ये है पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्रोपोर्शनल लिमिट, सेकंड पॉइंट आता है इलास्टिक लिमिट ए, फिर पॉइंट आता है वाई यील्ड पॉइंट और उसके बाद आता है रैप्चर स्ट्रेंथ। तो जब कोई भी कंपोनेंट या जो भी मटेरियल है उसको हम टेस्ट करते हैं, या तो उसको हम टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हैं तनाव बल, या उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो क्या होता है इस प्रकार का जो लोड हम अप्लाई करते हैं तो एक निश्चित लिमिट तक जो हुक्स लॉ है उस हुक्स लॉ का ओबी करता है, उस हुक्स लॉ के अनुसार ये बिहेवियर करता है। यानी कि स्ट्रेस हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और वो कहां तक कहेगा, ये उसका जो रूल है वो हमारा पी प्रोपोर्शनल लिमिट तक रहेगा। यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेन यहां तक पी पॉइंट तक रहेगी। इसके आगे आता है इलास्टिक लिमिट। इस इलास्टिक लिमिट को भी हम देखें तो फिर भी अगर हम और लोड अप्लाई करते हैं तो हुक्स लॉ का नियम इसके आगे लागू नहीं होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट के आगे। लेकिन इलास्टिक लिमिट ए पॉइंट है, वहां तक क्या होगा, जो आपका कंपोनेंट है या जो आपका मटेरियल है उसकी जो शेप और साइज है जो डिफॉर्म हो जाती है, जो बिगड़ जाती है जब आप कोई भी लोड उस पर लगा रहे हो, तो उस केस में अ, अगर फिर से आप उस लोड को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज के अंदर आ जाता है। कब तक? जब आप लोड लगाओगे ई इलास्टिक लिमिट तक, तब तक वो अपनी शेप और साइज फिर से रिगेन कर लेता है। लेकिन अगर आप लोड अप्लाइड और करते हो, ई पॉइंट से भी आगे जाते हो, उसके ऊपर और ज्यादा आपने बल लगा रहे हो, वाई पॉइंट पे आप चला जाते हो, तो फिर उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। यानी कि
अगर आप लोड इतना वाई पॉइंट तक लगा दिया तो आप लोड रिमूव कर दोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे आप स्टील का वायर लेते हो और स्टील का वायर लेके आप क्या करते हैं, हाथ में हमने पकड़ा और एक तरफ घुमाया, बेंड किया, बेंड करने के बाद वो क्या अपने छोड़ा आपने, तो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेट जो उसकी शेप और साइज थी, सिलेंड्रिकल साइज है और स्ट्रेट है, वो उस पोजीशन के अंदर आ गया हो। लेकिन आपने इतना ज्यादा उसको और बेंड कर दिया कि वो छोड़ने के बाद कुछ बैंड उसके अंदर रह जाता है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया है। इसके आगे हम फिर से लोड लगाते हैं तो आप देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यहां पे आपका क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी कि लोड आप अप्लाई करते जाते हो, उसकी लंबाई, अगर तनाव बल लगा रहे हो तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, कंप्रेसिव लगा रहे हो तो उसकी लंबाई घटेगी, और एक पॉइंट आएगा जहां पर वो सबसे ज्यादा लोड बियर करेगा, सबसे ज्यादा लोड सहन करेगा, वहां पर उस मटेरियल की सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहेगी। अगर फिर से हम आगे और लोड लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फिर लोड जो स्ट्रेस है कम होती जाएगी और जो उसके अंदर लंबाई है बहुत तेजी से बढ़ेगी, स्ट्रेस के अनुपात में लंबाई बहुत तेजी से बढ़ेगी और एक पॉइंट पे आके वो टूट जाएगा। दैट इज द रैप्चर स्ट्रेंथ। ये इस तरह का कर्व किसमें बनेगा, डक्टाइल मटेरियल्स में, यानी कि वह मटेरियल्स जिनके हम तारों में बदल सकते हैं, जिनको बल लगाकर तारों में बदला जा सकता है, या सीट के अंदर चादरें जिनकी बनाई जा सकती है पीट कर। अगर आप ब्रिटल मटेरियल्स की बात करें, कुछ मटेरियल्स आपने देखा होगा कि हथौड़ा मारा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन एक इस तरह का आयरन है कि इसके ऊपर आप हथौड़ा मारोगे तो उसका एक डेंट पड़ जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। तो जो एमएस, जैसे एमएस मटेरियल है, माइल्ड स्टील, वो डक्टाइल मटेरियल, लेकिन जैसे कास्ट आयरन है जिसको आप कई बार क्या कहते हैं कि ये चीज जो है बुरादे की है, इसके अगर आप मारोगे तो ये टूट जाएगी, कोई दरार वरार या कोई बेंडिंग नहीं आएगी इसके अंदर, डायरेक्टली क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, क्रैक आ जाएगा इसके अंदर। कास्ट आयरन एक प्रकार का एग्जाम्पल है आपका ब्रिटल मटेरियल्स का। कांच हो गया, इस तरह के बहुत सारे मटेरियल्स है ना, फाइबर केबल्स है, और आपने इस तरह के खूब सारे मटेरियल्स है। तो क्या होता है, ये मैंने आपको जो सेकेंड ईयर का कुछ ब्रीफ ब्रीफ बता दिया है किसी के आगे के लिए हमको जो जरूरी है। अब बात आती है वर्किंग स्ट्रेस की, क्योंकि एक एक यहाँ बात ये आती है कि ब्रिटल मटेरियल्स क्या है, डायरेक्टली हम ये यहाँ तक तो हुक्स लॉ का नियम फॉलो करते हैं, लेकिन उससे आगे का लोड हम लगाते तो डायरेक्ट ब्रेक हो जाते हैं। उनमें कोई जो है ये इंफॉर्मेशन हमको या ये इंडिकेशन वो नहीं देते हैं कि हम टूटने वाले हैं, कोई बेंडिंग आ रही है या हल्का फुल्का कुछ उसके लेंथ में बदलाव आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है ब्रिटल मटेरियल्स के अंदर। तो डिजाइन के अंदर जब आप कोई भी मशीन का कंपोनेंट बनाओगे, किसी भी मटेरियल का बनाओगे, तो हम ये चाहते हैं कि जो मटेरियल की स्ट्रेस है वो आपके कहां रहे, आपके इलास्टिक लिमिट से नीचे रहे। इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों लगभग क्या रहती है, दोनों दोनों लिमिट सेम सी रहती है। दोनों लिमिट्स लगभग इनके जो वैल्यूज है, मान है, वो बहुत क्लोज रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। और डिजाइन में ये करते हैं कि जो मटेरियल पे स्ट्रेस डेवलप होने वाली है, लोड जनरेट होने वाला है, वो क्या हो, हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट से या इलास्टिक लिमिट से नीचे रहे। ओके, अगर हम ऐसा करेंगे, सपोज दैट आपने एक कंपोनेंट ऐसा बनाया, साइकिल का, साइकिल की रिम है आपके पास, और साइकिल की रिम आपने इस प्रकार से बनाई कि 2 लोगों के वेट के लिए वो काफी है, 2 लोगों के वेट के लिए वो उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे आपने 4 लोग चढ़ाए, 4 लोगों का चढ़ाया, वो क्या हो गया कि उसके अंदर बेंड आ गया, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन उसके अंदर आ गया। क्या करें,
तो ये सारी चीजें कंसिडर करते हैं कि कितना लोड आने वाला है और उसके अनुसार। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कर्व मैंने एक और इसका दिखाया है कि ये आपका ब्रिटल मटेरियल्स का कर्व है और ये है आपका डक्टाइल मटेरियल्स का कर्व। दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का प्रोपोर्शनल लिमिट मैंने आपको बता दिया है, इलास्टिक लिमिट बता दी, एल्ड पॉइंट बता दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेस बता दी जिसमें आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेस होती है मटेरियल की, ब्रेकिंग स्ट्रेस जिसमें टूट के अलग हो जाता है, और परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज रिडक्शन एरिया या इलोंगेशन, ये आप है रिडक्शन इन एरिया इक्वल टू ए। परसेंटेज रिडक्शन एरिया कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल उसका एरिया था वो माइनस जो कितना रिड्यूस हुआ फाइनल एरिया उसका कितना है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया आ जाएगा। परसेंटेज इलोंगेशन, ओरिजिनल लेंथ या उसकी जो भी फाइनल लेंथ है वो माइनस ओरिजिनल लेंथ, तो ये आ जाएगी आपकी एल माइनस स्मॉल एल डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100। वर्किंग स्ट्रेस की या एक और डेफिनेशन है, व्हेन डिजाइनिंग मशीन पार्ट्स it is desirable to keep the stress lower than the maximum or ultimate stress at which failure of the material takes place. This stress is known as working stress और डिजाइन स्ट्रेस। देखो, इस वर्किंग स्ट्रेस को डिजाइन स्ट्रेस भी आते हैं बोला जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि डिजाइन स्ट्रेस फॉर्मूले के अंदर, तो आपको वर्किंग स्ट्रेस उसके अंदर लिखना है। इट इज आल्सो नोन एज सेफ और अलाउेबल स्ट्रेस। तीन नाम आ गए इसी स्ट्रेस के, वर्किंग स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस और अलाउेबल स्ट्रेस, यानी उस मटेरियल के लिए कितनी स्ट्रेस अलाउेबल है, हम कितनी स्ट्रेस उसके अंदर पैदा कर सकते हैं जब वो उपयोग में आ रहा है या यूज में है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब आता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में देखो, इट इज डिफाइंड इन जनरल एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। रेशियो यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफ ओ एस, एफ ओ एस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये एक रेशियो है मैक्सिमम स्ट्रेस का टू द वर्किंग स्ट्रेस। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस। अब मैक्सिमम स्ट्रेस कौन सी हो गई, मैक्सिमम स्ट्रेस कौन सी हो गई, इसके लिए आप इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स माइल्ड स्टील जो कि एक डक्टाइल मटेरियल है, वेयर द यील्ड पॉइंट इज क्लियर डिफाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज बेस्ड अपॉन द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। डक्टाइल मटेरियल्स के लिए क्या करेंगे, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस को मैक्सिमम स्ट्रेस लेंगे, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस को मैक्सिमम स्ट्रेस लेके हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताते हैं। इन केसेस फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का है मैक्सिमम स्ट्रेस, तो माइल्ड स्टील हो गया या डक्टाइल मटेरियल्स के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस क्या लिया जाता है, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस को मैक्सिमम स्ट्रेस कंसीडर किया जाता है। वर्किंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। इसको हम एक बार इससे समझाता हूं मैं। सपोज दैट माइल्ड स्टील का यील्ड स्ट्रेस है आपकी 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। माइल्ड स्टील की
जो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस जिसको हम ले रहे हैं वो है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ अगर हम ये चाहें कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी आए, 3 आए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या जाए, 3 आए, तो 3 आए तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग स्ट्रेस क्या कितनी रखनी पड़ेगी, 100। यहां वर्किंग स्ट्रेस हमको 100 रखनी पड़ेगी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो यील्ड स्ट्रेस है जो कि 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, उससे 1/3 1/3 कम स्ट्रेस के लिए उस कंपोनेंट को डिजाइन करेंगे। यानी कि हम ये करेंगे कि ये जब भी कहीं भी काम में आए, यूज में आए, तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा की स्ट्रेस इसमें पैदा नहीं हो, ताकि गुंजाइश रहे। कि कई बार रहता है ना कि मुश्किल हो जाती है कि इस मुश्किल में गाड़ी तो 2 के लिए डिजाइन है, यानी कि 200 किलो के लिए डिजाइन है, लेकिन कैसी कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती कि जो है 5 आदमी बैठा दिए आपने, या और कुछ लटका दिया या कुछ कर लिया, तो 5 आदमी तक आप कहते हो कि सर गाड़ी तो टूटी नहीं है, ये कोई भी इसमें जो है परेशानी नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सामर्थ्यता ज्यादा है, उसको डिजाइन उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, डाला गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है माइल्ड स्टील के वगैरह के लिए वो 2 का रखा जाता है, 1.5 से लेके 2 का रखा जाता है। यानी कि जो यील्ड स्ट्रेस है उसके आधे की वर्किंग स्ट्रेस के लिए हम कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं। ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स, कास्ट आयरन जो कि एक ब्रिटल मटेरियल है, द यील्ड पॉइंट इज नॉट वेल डिफाइंड एज फॉर डक्टाइल मटेरियल, therefore the factor of safety for brittle materials is based on ultimate stress। इसने ये कहा कास्ट आयरन एक डक्टाइल मटेरियल है, द यील्ड पॉइंट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस प्रकार से जब डक्टाइल मटेरियल्स पे लोड अप्लाई किया जाता है तो उसके अंदर प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, अल्टीमेट स्ट्रेस, ये कोई हमारे को नहीं मिलती है। वो डायरेक्ट क्या होता है, आप उस पे लोड लगाते जाओ, अचानक से ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रकार की कोई भी हमको बीच की जो भी स्ट्रेसेस है वो कहीं भी इंडिकेशन हमको नहीं मिलता। तो हम उनके लिए क्या करते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस को मैक्सिमम स्ट्रेस के रूप में लेते हैं, और इस प्रकार से फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा जाता है। एक और बात आती है कि सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस बात पर निर्भर करता है, 2-3 पॉइंट्स है यहाँ पे। देखो, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल्स, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन जो मैंने आपको बताया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, ये उनके फॉर्मूलेस हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कोई यूनिट नहीं होता। कई बार आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यूनिट बता देते हैं, क्योंकि जो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस है वो भी स्ट्रेस है और वर्किंग स्ट्रेस है वो भी क्या, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऊपर वाला भी, दोनों के यूनिट्स आर कैंसिल आउट। ये ओनली नंबर्स है, 1 2 3 जो भी आप रखा जाएंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के जो फैक्टर जो हम सिलेक्ट करते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 रखना है, 1.5 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, कितना रखना है, किस बात पे निर्भर करता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एंड द पॉसिबल चेंज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग ऑपरेशन। यानी कि जो मटेरियल आप ले रहे हैं वो किस प्रकार का मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल के अंदर भी किस प्रकार बहुत सारे उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है, और पॉसिबल चेंजेस ऑफ द प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द ऑपरेशन। यानी कि जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है उसकी प्रॉपर्टीज है, कई बार अलग अलग कंडीशंस के अलग
हो सकती है एनवायरमेंट के अंदर। स्टील है आपका, स्टील को मैं अभी इस एनवायरमेंट